सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका आज हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम इसे बता के डेफिनेशन चले जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता क्या है। पर्टिकुलरली पूरी इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि इसके अंदर ओम्स लॉ देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टिविटी देखेंगे और मैच मोर थिंग्स हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पढ़ा देते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक आज तक पढ़ा है। देखो, हमने दो ब्रांचेस हमारी होती है। एक तो आपने एक तो आपने क्या पढ़ा था? एक तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने पढ़ा था कि चार्जेस एट रेस्ट होते हैं। हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं। और अब आप पढ़ोगे चार्जेस को अगर हम मूव करा दे, अगर हम फ्लो करा दे, तब क्या होगा। ठीक है, चार्जेस को रेस्ट पर तो आपने पढ़ लिया भाई, रेस्ट पर कोई किसी को बिठाकर पढ़ लिया, अब उसको फ्लो कराकर पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर पे हम उसी की जानकारी लेते हैं कि चार्जेस जब रेस्ट पर ना हो, फ्लो कर रहे हो, तब क्या होता है। तो हम इस चैप्टर के बारे में उसी के बारे में बात करते हैं। आपने इसको क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे और उसके बाद चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की? ब्रांच इन विच स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बीन डन फॉर अ कंडक्टर। हम लोग कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं। तो एक ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम लोग एक बार डेफिनेशन इसकी नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो जस्ट राइट डेफिनेशन। तो मैंने क्या लिखा? मैंने किसकी डेफिनेशन लिखी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखी है। किसकी डेफिनेशन लिखी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखी है। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ऐसी ब्रांच जो हमें बताए कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या है। किस क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। कैसे कि चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो आपको पता ना क्यों होता है। अच्छा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? तो एक बार उसकी डेफिनेशन भी नोट कर ले। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। सिंपल मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का। देखो, इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल मतलब है कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज का क्या फ्लो है एक यूनिट टाइम के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट का सिर्फ सिंपल सा यही मतलब है। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? रेट, राइट विथ मी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने प्री रिटन पहले से लिखा क्योंकि उसमें कुछ मजा नहीं आता। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन में, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन से, जैसे हम लिख रहे हैं ना, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। पता है कि लिखना बड़ा हार्ड होता था, पर कोई बात नहीं, हम इतना लिख सकते हैं थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। और हम लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम। एक किसी टाइम में एक क्रॉस सेक्शन से किसी चार्ज का फ्लो होना, उसे हम क्या कहते हैं सर? करंट कहते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। तो ये हमने समझ में आ गया। ठीक है, एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं इसको अच्छे से। तो क्या क्या हमने अंडरस्टैंड क्या किया? अगर आप कोई एक चीज लेते हो, मान लेते हैं ये कुछ ले लेते हो। ठीक है, अब ये कोई एरिया है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना। कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया आप काटो। दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर यू। ओके, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके पास, तो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया काटा। इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं? देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक टाइम में, दैट इज कॉल्ड आई। तो हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? आई इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू बाय टी। अच्छा, क्यू को एक और चीज लिख सकते हैं, बताओ बोलो क्या? क्यू इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिख सकते हैं ना, पिछले चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा। ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको दो चीजें याद रखनी है। इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप दिस सो मच क्लियर टू यू।
एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है हमें वो बताना पड़ता है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली चार्ज जो होता है सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं रहता है। इस बार चार्ज के दो टाइप आपको पढ़ के जाने हैं। पहले तो हमने बचपन में क्या पढ़ा है, चार्ज का एक टाइप की चार्ज भाई आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, लेकिन इस बार टाइप ऑफ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सॉरी टाइप ऑफ करंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ करंट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहला करंट क्या है, एवरेज करंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट की बात करेंगे हम लोग। तो अगर हम टाइप्स ऑफ करंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला करंट जो है हमारे पास वो है एवरेज करंट। एवरेज, ये एवरेज है और हम निकाल रहे हैं एवरेज करंट। ओके, तो एवरेज करंट की बात करते हैं। एवरेज करंट का मतलब होता है इट इज अ सिंपल टोटल चार्ज फ्लोइंग विद द टोटल टाइम टेकन। मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, रेशियो है किसी चीज का। किसका रेशियो है, रेशियो है। किसका रेशियो है बोलो, इसका रेशियो है, ये रेशियो है कितना टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, आप अगर कोई मान लेते हैं कोई वायर लेते हो ना, ऐसे तरीके की कुछ लेते हो, तो ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन वायर, इसके अंदर कितना कितना क्या फ्लो कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है पूरे टाइम में। मतलब अगर हम 60 सेकंड में फ्लो कराना चाहते हैं तो 60 सेकंड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसका रेशियो है। रेशियो किसका है, रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग विद द टोटल टाइम टेकन। रेशियो ऑफ टोटल चार्ज, कितना चार्ज टोटली फ्लो कर रहा है, रेशियो ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल चार्ज और फ्लोइंग विद द टोटल टाइम टेकन, जो फ्लो कर रहा है टाइम टेकन के साथ, फ्लोइंग विद द टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लेकर चार्ज फ्लो कर रहा है आपको ये बताना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये इसका सिंपल सा इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग विद टोटल टाइम टेकन। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, सर फॉर्मूला आई एवरेज का बता दीजिए। आई एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, आपको वैल्यू पूछेगा तो आई एवरेज का आपको फॉर्मूला निकालना, आई एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आप एवरेज डिस्टेंस एवरेज डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालते थे, उसी तरीके से आई एवरेज का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो एक सेकंड, क्यू बाई टी, लेट मी राइट इट अगेन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू बाई टी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला तो क्यू बाई टी ही है, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग आई एवरेज को लिख सकते हैं क्यू बाई टी, या फिर लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। चेंज कितने का है भाई, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। या लिख सकते हैं हम लोग, क्या ये लिख सकते हैं बोलो, क्या लिख सकते हैं, क्यू टू माइनस क्यू, हमने इनिशियली कितना था, फाइनली कितना है, और अपॉन में टी टू माइनस टी वन। क्या ये लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख सकते हैं। तो एवरेज करंट का मतलब समझे, रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग विद टोटल टाइम टेकन। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा ध्यान दे देना बस बात, लेकिन बातें बिल्कुल सही है। ये कंटेंट खराब नहीं है, क्वालिटी खराब हो सकती है, उसकी अलग बात होगी। ठीक है, अब दूसरी टाइप की चार्ज की बात करते हैं, वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट। आई होप दिस इज सो मच क्लियर टू यू द एवरेज करंट। दूसरा टाइप हमारे पास जो है वो है इंस्टेंटेनियस करंट। किसी इंस्टेंट पर चल रहे थे, हमने कहा भाई 4 सेकंड पे जरा बताना क्या कितने अमाउंट का जो करंट है वो फ्लो कर रहा था, तो इंस्टेंटेनियस करंट उसे कहते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। एक बार इंस्टेंटेनियस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, जरा ध्यान से करना। तो ये कह रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो हम इसकी डेफिनेशन जो लिखेंगे वो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन डिफाइंड एज द इंस्टेंट करंट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है हर बुक्स के अंदर या कुछ बुक्स के अंदर, सारी बुक्स के अंदर, ठीक है, यही ज्यादातर होती है। उधर हम एक बार वो डेफिनेशन नोट करते हैं। ओके, एक सेकंड, लेट मी रब इट अगेन। ओके, आओ चलो। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज, क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज
तो मैंने वही आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट पर अगर उसने पूछ लिया तो आप वो बता सकते हो। अब इसका सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली आपने जैसे उसका फॉर्मूला पढ़ा था ना, एवरेज वो निकालने का, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, सिमिलरली उसी के जैसा फॉर्मूला इसका भी होता है। तो हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल्स टू dq बाय dt, लिख देते हैं। सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है ये तो, इसमें कुछ भी करने वाली जरूरत नहीं है। आप क्यों दिया होगा, आप उसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। आई होप दिस इज सो मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी सी बात थी, बड़ी अच्छी सी नॉलेज थी, आप इसे कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीज अंडरस्टैंड करते हैं इसके अंदर हम लोग। तो वो है हमारे पास ओम्स लॉ। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिना करे जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ओम्स लॉ पहले डिफाइन कर लेते हैं, तीसरी चीजें पहले कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। ओम्स लॉ की बात करते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ हियर। आपने बचपन से ओम्स लॉ को तो जाना ही होगा। सर ओम्स लॉ क्या होता है, तो आपने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी, ओम्स लॉ कुछ नहीं होता, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। ठीक है, ये बातें पढ़ी है आपने बचपन से। V इक्वल्स टू I तो पढ़ा है ना। इट स्टेट, अब हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, तो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है। इट स्टेट दैट फॉर अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड द प्रेशर द वोल्टेज applied is directly proportional to the current to the conductor. That ratio of voltage supplied to the current the conductor is always a constant. मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब इसका यही है कि V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फॉर कंडक्टर कांस्टेंट टेंपरेचर, सो द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हो तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R बन जाता है। आई होप दिस सो मच क्लियर टू यू। इसके अलावा तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये आपका कोई एक कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर दे रखा है, इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है। किससे कनेक्ट कर दिया है, एक पर्टिकुलर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, वोल्टेज वगैरह होता है। लेकिन हम इसमें एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कुछ ऐसा बना है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी ऐसी सेल बनी रहती है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, ये वाला जो होता है ये पॉजिटिव होता है ना, और ये वाला जो होता है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब ये जो होता है ये हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। बल्कि हम इसको अभी और अंडरस्टैंड करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, बट अभी इतना नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारा जो आई साइड फ्लो कर रहा है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ आई की डायरेक्शन क्या होती है। एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली बड़ी अच्छी सी बड़ी सुंदर सी बात है, वो ये है, आपको आई की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। आ गया, हाँ ये रहा। आपको पता कैसे चलेगी कि डायरेक्शन ऑफ आई क्या है। जैसे मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ आई निकालने को आ गया, डायरेक्शन ऑफ आई कैसे पता करोगे, आपकी करंट किस तरह फॉलो कर रहा है। तो करंट हमेशा बाय कन्वेंशन फ्लो करता है पॉजिटिव की डायरेक्शन में। जिस तरफ भी पॉजिटिव वाला चार्ज फ्लो करेगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, आई। आपको पता कैसे रहेगा, तो आई ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। क्या मैं बोल सकता हूं कि यार आई जो होता है या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब कि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर रहे हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले कहां जा रहे हैं, ये पॉजिटिव वाले इस साइड जा रहे हैं, ये नेगेटिव वाले इस साइड जा रहे हैं। तो जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अब अगर करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नेगेटिव के अपोजिट करंट फ्लो करता है, या फिर तो पॉजिटिव के ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। बातें दोनों बिल्कुल सेम होंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सिंपल सी बात है। तो ओम्स लॉ कुछ भी नहीं है। ओम्स लॉ डिफाइन कैसे होता है, एक कंडक्टर के लिए डिफाइन करते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा था आपको, पहले बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई वो लग गया ना, तो यहाँ पर आई निकल के जाए लग जाएगा इस डायरेक्शन से। ठीक है, इस डायरेक्शन में आई वापस आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी हम आगे भी इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। और ये कोई वोल्टेज सोर्स हमने लगा रखा है। वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि आप पोटेंशियल दोनों के बीच में, इसकी बात भी याद करेंगे आगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे छोड़ देंगे। तो देखो इसका जो कर्व, इसका जो ग्राफ आता है, किसका ग्राफ आता है सर, ठीक है, इसका जो ग्राफ आता है आपका, अगर मैं बात करूं वी और आई का, वी वर्सेस आई का जो ग्राफ आता है आपके पास, वी वर्सेस आई का जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है कुछ। अगर ये वी है तो हमेशा एक कांस्टेंट, हमेशा एक आई की तरफ कांस्टेंटली ग्राफ होता है। तो ये अगर आई है तो ये एक आर है। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा। ठीक है, आप एक बात को याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन।
और ये इसका आर होता है। ये यहाँ पर थीटा, ये रहा हमारा थीटा, ये थीटा है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं क्या v बाय आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने तो वो हटा दिया है ना, तो v बाय आई इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट लेट भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट बोल सकते हो, तो ओम्स पे डिपेंड करता है उन्होंने क्या रखा, कांस्टेंट। तो ये लोग डिफाइन ओम्स ने जो रखा वो रखा v अपॉन में i इज इक्वल्स टू r, इन्होंने r रखा इसके लिए, और ये इसको बोल दिया इन्होंने रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। अच्छा, आप स्लोप निकाल सकते हो, बचपन में आपने क्लास 11 में स्लोप लोप का बारे में सब कुछ पढ़ा होगा यार। स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा निकालना आता है ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, v, बेस क्या है, i, ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू b बाय i इज इक्वल्स टू r। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चन इसके ऊपर बड़ा बेसिक सा बनता है, सब करवाते हैं, हम भी करवाते हैं। ठीक है, देखो सर सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, वो क्या है, वो सिंपल ही क्वेश्चन ये है कि यार आपके पास जो ये ऐसा दिया हुआ है ना, अगर मान लेते कोई v और i गिवन है हमारे पास, ओके, तो मान लेते हैं कोई हमारे पास दो रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस दी हुई है यहाँ पर, एक ये और यहीं से दी हुई, मतलब ओरिजिन से दी हुई, और एक ये a है और एक ये b है। ओके, अब यहां से हमने कह दिया है कि इसका एंगल 30 डिग्री है, ये इसका एंगल टोटल 30 डिग्री है, और इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है। आई होप दिस सो मच क्लियर टू यू। इसका एंगल 45 डिग्री है। हमने आपसे क्या पूछा है, हमने आर ए बाय आर बी का रेशियो पूछा है, मतलब हमने रेजिस्टेंस ऑफ, जो रेजिस्टेंस आर ए है और जो रेजिस्टेंस आर बी है, इसका रेशियो पूछ लिया है। तो आप बता पाओगे क्या इसका रेशियो क्या हो जाएगा? अच्छा, आर ए क्या होता है जरा बताना। हमने अभी बताया था कि वी बाय ए, हमने अभी, क्या हो रहा है, हमने अभी बताया था ना बी बाय ए। एक सेकंड का वेट करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, ये कहाँ चला गया है, इसे मिटा दो फिर, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो हमने अभी डिफाइन किया था कि ये कुछ इस तरीके का कर्व बनाया था ना हमने वी और आई का। तो ये हो गया वी, ये हो गया आई, और एक और बात हो गई यहाँ पर, ये जो कर्व है इस साइड, और इसका दूसरा वाला जो भाई था वो इस साइड जा रहा था, ये वाला 30 था, तो सर ये वाला क्या था, सर ये वाला 15 था। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर सी बात है। आर ए, हमने आर ए अभी डिफाइन किया था, आर ए को कैसे लिखोगे, 10 30 लिख सकते हो क्या, क्योंकि वी बाई आर क्या था, अभी हमने डिफाइन किया था ना, वी बाई आर इज इक्वल टू 10 30, इसको 1/√2 बोल दो, 1/√3 बोल देंगे। अच्छा, अब आर बी कैसे डिफाइन करोगे, आर बी भी तो 10 45 हो जाएगा ना, आपको लेना एंगल किसके बीच में था, इसके और इसके बीच में, इतना एंगल ये वाला। ठीक है, तो आप बोल दो, क्या बोल दोगे, आप बोलोगे 10 45। सर 10 45 क्या होता है, वो वो 1 होता है, तो आप क्या बोल सकते हो अब यहाँ पर 10 45 अब आर ए बाय आर बी का रेशियो बोलो तो 1/√3, तो ये आंसर क्या 1/√3 ही नहीं आ जाएगा क्या? आर ए जो है वो छोटा नहीं है आर बी से, सिंपल सी बात है, सिंपल दिख ही रहा है, ये आर बी, ये वाली बात हो गई। तो इस तरीके से आप काफी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो हम उसको ढूंढ के खा जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमारे पास एक बात है यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस की बात है कि हाँ, हम लोग अपना रेजिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को जो हमने पढ़ा था अब उसके ऊपर मूव कर रहे हैं कि V इक्वल्स टू आई आर तो पढ़ लिया बहुत सालों से, हमने ये भी पढ़ लिया कि आर एक कांस्टेंट टर्म है, पर रेजिस्टेंस एक्चुअली में होती क्या है, इसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है हम उसकी बात करें, तो रेजिस्टेंस को सिंपल सा मतलब क्या होता है, इसकी बात आप बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन, जैसे कि जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है उसको अपोज करता है हमेशा। ठीक है, तो अपोजिशन क्या है, अपोजिशन या फिर इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएटेड विद द कंडक्टर, कोई भी चार्ज हो, मान लेते हैं कि ये कोई रेजिस्टेंस लगा पड़ा है, रेजिस्टेंस का साइन ऐसे होता है, याद रखना, ठीक है, इस तरीके से कुछ करके आर, मान लेते हैं रेजिस्टेंस लगा है, तो ये रेजिस्टेंस जब होगा ना तो ये अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा, या फिर तो इलेक्ट्रिक, या फिर तो करंट, या देखो या तो करंट को अपोज करेगा या तो चार्ज को अपोज करेगा, दोनों में से एक ही चीज को ही अपोज करता है हमेशा। ठीक है, तो इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, आप भी वैसे नोट करेंगे, मैं म्यूट रहूंगा और आप सीधे नोट करेंगे, ठीक है।
क्या आपने इसे नोट किया? इट डिफाइंड एज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज और द इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएटेड विद द कंडक्टर। किसी कंडक्टर से एसोसिएटेड कोई इलेक्ट्रिक करंट या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी वजह से आप इसको अपोज करता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? रेजिस्टेंस तो बता दें, अगर रेजिस्टेंस पूछ लिया पेपर के अंदर तो हम क्या फॉर्मूला लिख कर आएंगे? इसका फॉर्मूला जो होता है ना, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। ठीक है, रो L बाय ए इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। आप कैसे ये आया फॉर्मूला, हम इसकी भी बात अभी 1 सेकंड के अंदर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आओ जरा इसकी बात भी कर लेते हैं कि आर इज रो एल ए बाय आया कैसे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्ड, देखो रेजिस्टेंस जो होती है ना, मैं कुछ पहले बात था आपको रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बता देता हूँ कि डिपेंड किस पे करता है रेजिस्टेंस, कि क्या अगर जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस के ऊपर करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसी पहले बार डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, डिपेंड करता है मटेरियल पे कि मटेरियल कैसा है, मान लेते कंडक्टर का मटेरियल कैसा है। दूसरा डिपेंड करता है साइज और शेप पर कि साइज क्या है, शेप क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल कंडीशंस क्या है, सराउंडिंग की, सराउंडिंग में आपने कहां पर कंडक्टर को रखा हुआ है। ठीक है, ये कभी भी करंट पास या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एक बात याद रखनी है। ठीक है, तो किस किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हम उसकी बात करते हैं। पहली बात तो मैं लिख लेता हूं यहां पर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, डिपेंडेंसी ऑफ इसकी बात करते हैं। डिपेंड, देखो ये डिपेंड करता है, सबसे पहली बात, सबसे पहला चीज, सबसे पहला जो चीज है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? ये लेट मी ट्राई टू एनालाइज इट। सबसे पहले जो चीज है वो है इसकी डिपेंडेंसी का वो है मटेरियल। ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, लेंथ मटेरियल पर, साइज और शेप पर कि साइज और शेप क्या है। सबसे पहला है मटेरियल पर। मैं यहाँ लिख रहा हूं, एक एक चीज आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, मटेरियल पर। और दूसरा है ये डिपेंड करता है साइज और शेप पर, साइज क्या है, शेप क्या है, कैसे कैसे डिपेंड करता है। और उसके बाद अभी जस्ट 1 सेकंड के अंदर दूसरी स्लाइड पर हम कर ही लेंगे। तो पहले आप लेकिन नोट कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। याद रखेंगे इन चीजों को सेजन शाइप के ऊपर। फिर उसके बाद मटेरियल, उसके बाद सराउंडिंग, विच इज सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, सराउंडिंग क्या है, किस फिजिकल कंडीशन ऑफ सराउंडिंग, किस सराउंडिंग ने इसको घेरा हुआ है, किसमें हमने कंडक्टर को ले जाकर रखा हुआ है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, आप समझ जाओगे इससे? फिजिकल सराउंडिंग। आई होप दिस सो मच क्लियर टू यू। लेकिन ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक और चीज कि इट डजंट डिपेंड ऑन। ठीक है, इट, ध्यान से लाइनों को पढ़ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। कितना करंट फ्लो करा हुआ है उससे डिपेंडेंट नहीं होगी इसकी कोई भी करंट फ्लो। ठीक है, उस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा ये, कितना करंट आपने दिया, कितना करंट आपने फ्लो किया, उससे इसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, कितना करंट आपने फ्लो किया या और पोटेंशियल डिफरेंस, यहां लिख सकता हूं मैं, एंड पीडी लिख दू, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ जाएगा आपको? अच्छा, इसका जो हमने एक डेफिनेशन लिखी थी, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये जो लिखा था हमने हमने यहाँ पर रो के बारे में बात करी थी। रो क्या है? रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कंडक्टर के मटेरियल पर। ठीक है, कि कंडक्टर का मटेरियल कैसा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, और वो क्या लिख सकता हूँ आप मुझे बताएंगे। वो मैं लिख सकता हूँ कुछ ये बात, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, रेजिस बोलो, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन, ओनली डिपेंड्स अपॉन, मैं लिख सकता हूं मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, और ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैं कुछ कुछ आपको वेरिएशन बताऊंगा रेजिस्टेंस की, आप वो मेरे साथ नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपका काम बंद कर जाएगा। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं जरा हम, आओ जी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहला वेरिएशन है कि एरिया अगर हमने डबल कर दिया। सबसे पहला क्या है, एरिया अगर हमने डबल कर दिया। ठीक है, अगर हमने मान लेते हैं एरिया ही डबल कर दिया तो क्या हो, सॉरी लेंथ डबल कर दिया, तो यहाँ पे अगर हम पहला कंडीशन जो लेने जा रहे हैं वो कंडीशन क्या है, वो है लेंथ डबल कर दिया हमने। ठीक है जी, लेंथ को हमने डबल करा है, तो ये लेंथ है और ये हमने इसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। आई होप। तो अब अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया है तो एरिया रिमेन्स, लेकिन एरिया को सेम रखा है। एक बात याद रखना, हमने लेंथ डबल भले किया हो लेकिन एरिया कैसा है, वो सेम है। सिंपल सी बात है, आप चेक करके देख सकते हो, एरिया बिल्कुल सेम रखा है हमने। हमें लेंथ को डबल करा, एरिया को सेम रखा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो जरा देखो एक बार, ये देखो, हमने एक ये लिया था, एक एरिया लिया था। एरिया जो था इसका टोटली एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया ये रहा, और ये टोटली लेंथ है, और ये लेंथ है। हमने इसको ऐड करा है यहाँ पर, कोई रेजिस्टेंस आर था इसका भी। ठीक है, हमने एक नया लेकर आए हैं, एक नया लेंथ लेकर आए, क्योंकि एरिया डबल कर दिया तो हमें लेंथ एक और लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है, डबल हो, ये एल ले लिया हमने, और ये एरिया हमने बिल्कुल सेम रखा, इसका एरिया चेंज नहीं किया है हमने बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद आर रख दिया। अब जरा ये बतानी, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग इसी सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई परेशानी तो नहीं होगी इसके अंदर। अरे अगर होगी तो बता दो भाई। ठीक है, तो अगर हम इसे सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं सीरीज के अंदर कनेक्ट हो गए, तो आर जो फाइनल, जो पहला वाला आर बनता है, यानी जो इसका आर बनता, वो क्या बनता, रो एल बाय ए बनता। अब इसका आर क्या बनेगा, आर डैश क्या बनेगा, बोलो, आर इज इक्वल्स टू रो टू एल बाय ए, क्योंकि हमने एरिया चेंज नहीं किया है। अब अगर चीज बताना, ये जो आर है, ये जो चीजें हैं, ये कहा गया, हाँ, ये जो है, ये आर रो एल बाय, ये इतनी जो चीजें, ये तुम्हें आर नहीं दिख रही है, तो आर नया वाला आर क्या हो जाएगा, वो बेसिकली 2r हो जाएगा। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर कभी हम एरिया सेम रखे, लेंथ को डबल करें, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलो, रेजिस्टेंस डबल हो जाती है, बोलो बालक, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डबल्स। ठीक है, एक और कंडीशन देखते हैं, और कंडीशंस को सी आउट करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब रेजिस्टेंस को हमने मतलब जब हमने लेंथ को सेम रखा और एरिया डबल कर दिया, अगर बता रहे लेंथ को सेम रखोगे, एरिया को डबल कर दोगे, तो क्या होगा, सिंपल से एप्लीकेशन है, आपने लेंथ को क्या करा, वो सेम रखा, दूसरी कंडीशन। ठीक है, लेंथ को सेम रखा और एरिया को डबल कर दिया, तो बोलो, अगर एरिया, ये क्या बना रहा हूं, एरिया को हमने डबल कर दिया, 2a कर दिया। अब बोलना जरा, जब एरिया डबल नहीं था तो उस कंडीशन में जो आर था वो क्या था, सिंपली सोचो यार, रो एल बाय ए, ना सीरीज सोचो ना पैरेलल सोचो, रो एल बाय ए था। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, जब हमने एरिया को 2a कर दिया, तब देखो क्या हो गया, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में 2a। तो यार ये वैल्यू तो तुम्हें समझ में आ गई होगी अब तक कि ये आर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, आर डैश की वैल्यू इस बार आर बाई 2 होगी। तो मतलब कभी भी अगर हम एरिया को डबल कर दे, रेजिस्टेंस को देखे, लेंथ को सेम रखे, तो न्यू रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस विल, क्या बोलोगे, बोलो, रेजिस्टेंस विल हाफ। आई होप दिस सो मच क्लियर टू यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंडीशन देखते हैं यार, तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। तीसरी कंडीशन के अंदर, तीसरा कंडीशन हमें कह रहा है कि एरिया इज डबल, लेंथ भी डबल। अगर लेंथ को भी 12 कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, ठीक है ना, लेंथ को भी 12 कर दिया जाए, मान लेते हैं लेंथ को 12 कर दिया, एरिया को 2a कर दिया, अब बताओ क्या होगा। सबसे पहली बात, आर को पता करो। सो इनिशियल आर था रो एल बाय ए होता है, अरे यही होता है ना। फाइनल आर पता करो, बोलो कितना होगा, रो एल की वैल्यू क्यों क्या रख सकते हो, 12 अपॉन में 2a,
बोलो बिल्कुल सेम बराबर वाली बात आई कि नहीं आई? आर डैश की वैल्यू ए आ गई कि नहीं? आर डैश की वैल्यू आर आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस विल सेम। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? आप सिंपली तरीके से निकाल सकते हो। अब तो कोई सा भी आ जाएगा, वो आर हाफ 1/4 कर दे, 1/8 कर दे, 9 कर दे, कुछ भी कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नाउ अब बात आती है इसके अंदर की। देखो यहां पर हम खींचतान नहीं कर रहे थे, उसके अंदर हम लाकर ऐड कर रहे थे। अब तक हमने जो किया है ना, अब तक हमने खींचातानी नहीं करी है कि कोई एक वायर ले उसको खींच रहे थे पकड़ कर, नहीं। हम दूसरी वायर को लेकर ऐड कर रहे थे, या तो पैरेलली ऐड करके निकाल रहे थे, या तो सीरियसली सीरीज में ऐड करके निकाल रहे थे। लेकिन इस बार हम खींचातानी करेंगे, एक ही वायर को डबल करेंगे, खींच कर डबल करेंगे। तो जरा देखते हैं क्या होता है फिर। आप कंडीशन देखना क्या होती है, आप क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता है। तो जरा आओ जरा देख लेते हैं यार ये क्या होगा। ठीक है, देखो अब अगर हमने क्या करा, हमने जो लेंथ है उसको डबल कर दिया बाय स्ट्रेचिंग वायर। हमने लेंथ को डबल कर दिया वायर को स्ट्रेच करके। तो जरा देखना ध्यान से क्या लिख रहे हैं हम लोग। फोर्थ कंडीशन है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है? लेंथ इज डबल्ड। लेंथ को क्या कर दिया है? लेंथ इज डबल्ड, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग। हमने लेंथ को डबल कर दिया क्या करके? बाय स्ट्रेचिंग वायर। ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग वायर, हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया है बाय स्ट्रेचिंग वायर। ये सब केसेस में जो आपको करा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, पहली बात है। ठीक है, तो ये अब इसका क्या होगा? देखो लेंथ जब थी वायर की, ये कोई कंडक्टर था, ठीक है। अब इसकी कुछ लेंथ थी, हमें सबसे पहली बात, सिंपल सी बात पता है। अब आपने इस पे आपने इधर ये लगा दिया। जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो एक डाउट ये रहता है कि सर इसका एरिया तो सेम रह जाएगा। ज्यादातर तो लोगों के दिमाग में यही रहता है, इसका एरिया सेम रह जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमें चेक करना होता है। आपको पता है वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम तो घटे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने लेंथ बढ़ाई है। एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जो होता है वो तो एरिया इंटू लेंथ होता है ना। हमने लेंथ को डबल किया है, तो वी डैश जो नया वाला वॉल्यूम आया होगा वो क्या हो जाएगा? 2al हो जाएगा। मतलब कि l को डबल किया ना, तो लेंथ में तो 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सिंपल सी बात समझ में आ रही है ना? अरे भाई 2l हो गया ना, तो नया वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो? a मल्टीप्लाइड बाय 2l। वही मैंने यहां लिख दिया है 2 इंटू al। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है इसके अंदर, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो? इसको रब कर देते हैं साइड वाली चीजों को, कोई फायदा नहीं इनका लिखने का। तो लेकिन एक बात ये इसके अंदर बड़ी सुंदर साफ सी है कि यार ये जो v है, ये v डैश की बिल्कुल इक्वल है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि al जो है वो, ये a डैश है पहली बात, नया एरिया आएगा ना यार अब, 2a डैश l के इक्वल है। तो यार ये l से l कट गया, a की जो a डैश की वैल्यू आ गई वो सिंपली a बाय 2 हो गई। सिंपल सी बात है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ए डैश की वैल्यू क्या आ गई? ए बाय 2 आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस क्या है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस आप लोग क्या बोलोगे? बोलो इनिशियल आर, क्या बोलोगे? इनिशियल रेजिस्टेंस अगर पूछी जाए तो आप लोग बोलोगे रो एल बाय ए, क्योंकि हमने अभी स्ट्रेच नहीं करी है, बिफोर स्ट्रेचिंग। तो बोलोगे रो एल बाय ए बोलोगे, सिंपल। और अगर मैं पूछ लू आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो रो रो एज इट इज, एल एज इट इज। एरिया क्या हो गया इस बार? ये 2 हो चुका है, ठीक है। लेंथ यहाँ पे 2 हो चुकी है। एरिया क्या हो चुका है इस बार? बोलो ए बाय 2। अच्छा 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ये, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4 रो एल, यानी 4। अच्छा एक बात बताओ ना, रो एल बाय ए को डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से आर, क्योंकि ये आर डैश है, ये आर डैश है, तो हम लोग बोल सकते हैं आर डैश इज इक्वल्स टू 4r। सिंपल सी बात है, मतलब लेंथ अगर डबल हुई, एरिया हमने स्ट्रेच किया, हमने अगर स्ट्रेचिंग करी, तो सिंपल सी बात है, अब तक हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे थे। स्ट्रेचिंग ऐसा मत सोच लेना कि सर अब तक एरिया तो आपने कहा कि सर इंक्रीज होगा, तो आपने दिमाग नहीं लगाया। हम लोग अब तक एरिया हम लोग अब तक वो नहीं कर रहे थे, स्ट्रेच नहीं कर रहे थे। सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, एक और केस देखते हैं इसके अंदर। वो है रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम, ठीक है, क्वाड्रपल हो गया, हमें समझ में आ गया। एरिया डबल बाय फोल्डिंग द वायर। अगर हमने वायर को फोल्ड कर दिया, कैसे फोल्ड करेंगे मैं आपको दिखाता हूं, तो क्या होगा देखो जरा। हमारे पास पहला कुछ ऐसा चीज थी, ठीक है।
हमने इसको ना फोल्ड कर दिया, मतलब कि जैसे कोई फोल्ड कर दिया ना, मतलब इसको एक तरीके से फोल्ड कर दिया ऊपर करके। तो इसका इस जैसे मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना आप लोग। इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कुछ कर दिया हमने, जैसे इस तरीके से कुछ फोल्ड कर दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया इसको। हमने इसको अब इस तरीके से फोल्ड कर दिया, हमने क्या करा, बाय एरिया डबल बाय फोल्डिंग, एरिया डबल हो गया। अब अगर एरिया ही डबल हो गया तो एक बात बताना, रो आर इज इक्वल टू तो रो एल बाय ए होता है, सिंपल सी बात है। आप लोग लेंथ चेक कर सकते हो कि लेंथ बड़ी होगी, घटी होगी, क्या हुई होगी, ठीक है, तो वो आप लोग उसको एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो, तो ऑब्वियसली लेंथ एल बाई टू ही होगी, तो दिमाग ही बोलता है, क्योंकि आपने लेंथ तो छोटा ही हुई होगी ना, क्योंकि आपने इसको डबल कर, लेकिन अगर आपको फिर भी शक है खुद के ऊपर कि यार मैंने गलत सोचा है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, v इक्वल्स टू एल पुट करके, सबसे पहली बात तो एल, और फिर दूसरा वाला बी डैश इज इक्वल्स टू, एरिया कितना हुआ है, हाफ किया है हमने, ए बाई टू एल डैश पुट करके। अब देखो दोनों में पुट कर दो यार, ए एल इज इक्वल्स टू ए डैश एल बाई टू, ठीक है, ए डैश एल डैश अपॉन में टू, ये देखो ए डैश यहां से हटा देना यार, ठीक है, ये थोड़ा गलती से लग गया, ए डैश बाई नहीं, ये ए से कट जाएगा, एल डैश की जो वैल्यू है, एल की जो वैल्यू है टोटली वो एल बाई टू हो जाएगी सिंपली। एरिया वैसे हमने डबल किया है ना, सॉरी, एरिया डबल हुआ था, अरे एक सेकंड, गलती, एक सेकंड का वेट करेंगे, एरिया हमने डबल किया है ना, हमने फोल्ड करेंगे तो एरिया डबल हो जाएगा, ऑब्वियसली बात, एरिया बढ़ेगा तो है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस केस भी देखा था। तो एरिया हमने यहाँ पर डबल कर दिया है, तो वी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया ना, एरिया 2a इंटू एल डैश हो गया है, ठीक है। अब दोनों की बात बिल्कुल सेम होती है, ए एल इज इक्वल्स टू 2al डैश। अब देखो यहाँ पर एरिया कट जाएगा, एल डैश की वैल्यू आ जाएगी एल बाय टू। आई होप दिस इज सो मच क्लियर टू यू। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल्स टू रो, यहाँ पर पुट कर दो, एल डैश की जगह आप एल बाई टू पुट कर दो, और एरिया तो टू ए हो ही चुका है, तो एल बाई टू यानी कितना हो जाएगा टोटल, जल्दी बोलो भाई, आर डैश की वैल्यू का टाइम नहीं हमारे पास, बिजी लोग हैं, आर बाय फोर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, पांचवा केस हम लिख सकते हैं। पांचवा केस क्या था, बोलो, एरिया तो डबल कर दिया था, एरिया डबल, एरिया डबल, ठीक है, और बाई स्ट्रेचिंग वाया, हमने एरिया डबल किया था बाई स्ट्रेच करके, हम लोग लिख रहे हैं कि एरिया डबल किया था स्ट्रेचिंग वाया करके, ज्वाइन करके, ऐसा नहीं है, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाया। बल्कि मैं आपको दो तीन जगह और लिखवा देता हूँ, यहाँ पर जरा ध्यान से आना, ऊपर एक बारी मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ आपको क्या क्या नोट करना है, उस तरीके से आप फिर नोट करेंगे। जैसे इस तरीके से, यहाँ पर हमने क्या करा था, लेंथ सेम रखी थी, लेंथ इज डबल बाय स्ट्रेचिंग वायर, लेंथ डबल 12, ठीक है, लेंथ सेम और एरिया डबल। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैं एक बार आपको और थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था ना, हमने क्या करा था, हमने दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया था, मतलब कि यहाँ पर जो ये पहला वाला जो लेंथ था ना, ये कोई लेंथ थी, अगर हम लोग इसके आगे जोड़ देते तो ऑब्वियस सी बात है वो एक 12 लेंथ का होता, लेकिन अगर हम इसके पैरेलली कनेक्ट कर दे, पैरेलली कनेक्ट कर दे, तो एरिया यहाँ पर डबल होने के चांसेस है, क्योंकि अब हमने फोल्ड वाला केस भी तो देख लिया है ना, एरिया को डबल करने वाला केस है, तो ये वाला केस था, एल सेम थी और ए डबल थी, ठीक है, पहला वाला केस मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर एल डबल थी और जो एल डबल्ड हो गई थी यानी 12 हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा था हमने, यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि बिल्कुल सेम सिंपल सा काम किया था, वो ये था कि हमने सिमिलरली लाकर एक नया रो का, मतलब एक नया एल का एक आपस में जोड़ दिया था, पैरेलली जोड़ दिया था, मतलब इस तरीके से जोड़ दिया था, देखो इस तरीके से, कैसे, कहाँ गया पेन, कहाँ गई, हाँ, हमने इसको इस तरीके जोड़ा था, ये एक ऐसा था, एरिया को 12 करने की कोशिश करी थी, इस बार प्लस में करके हमने एरिया को 12 करा था, इस तरीके से एरिया को 12 कर दिया गया था जोड़ के, या आप एरिया को 12 कर दो तो ये 12 लेंथ की बन जाएगी, और एरिया और उसका एरिया भी डबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो सिंपल सी बात कही गई थी, लेंथ भी डबल है, एरिया भी डबल है, यहाँ पर लेंथ सेम रखी गई है, लेंथ बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पर लेंथ डबल की गई है, ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो आपको दो बार ऐड करना पड़ेगा ना फिर तो, क्योंकि अगर आपको एरिया भी डबल करना है, ऐसे देखो मतलब क्या है मेरा, मैं सिंपल सी बात भाषा में समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है ना, ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें लेंथ को डबल करना है, तो लेंथ डबल करने के लिए हमें एरिया भी डबल करना है, लेंथ भी डबल करना है, एरिया भी डबल करना है, सिचुएशन ये है। तो एक एक आप लेंथ ही ले लो, ठीक है, आपने इसका एरिया डबल कर दिया, ऐसे करके आप इसका एरिया डबल कर दोगे, प्रीवियस केस हमने देखा। लेंथ कैसे डबल करोगे, लेंथ डबल करने के लिए आपको दोनों के अंदर ऐड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, सिंपल सी बात है।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर कि लेंथ डबल करने के लिए आपको दोनों के अंदर ऐड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐड करोगे तभी तो लेंथ डबल होगी, तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, लेंथ डबल हो गई और हमने ये देख लिया। आई होप दिस सो मच क्लियर टू यू। और आगे हमने इतने सारे केसेस देख लिए, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, एक रिलेशन देख लेते हैं रेजिस्टेंस और मास ऑफ द वायर के बीच में। क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशन और मास ऑफ द वायर, रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन, ओके, तो रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द मास ऑफ द वायर। जरा देखो यहां पर, ये रिलेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस और मास ऑफ द वायर के बीच में। रेजिस्टेंस एंड मास ऑफ वायर क्या होता है, सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको फॉर्मुला बता देता हूं, फिर उसको डिराइव कर लेंगे बैठकर। तो फॉर्मूला होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय किसके, एम के। कंडीशंस क्या है, ये फॉर्मूला है पहली बात, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या है। रो और डी जो होने चाहिए, रो और इसके अंदर रो जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखना, आपको रो को क्या रखना है, रो को कांस्टेंट रखना है, ऐसा नहीं रो चेंज कर दिया, ठीक है, रो को कांस्टेंट रखना है। सिंपल सी बात है, तब ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। कैसे किया हमने प्रूफ, देखो R इज इक्वल टू रो एल इंटू, अगर आप एक बात एक बात ये तो जानते हो ना, हम लोग ये तो जानते हैं, अगर हम ऊपर नीचे एल की मल्टीप्लीकेशन कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे एल की मल्टीप्लीकेशन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बन जाएगा। और ए इंटू एल क्या होता है यार, बोलना वॉल्यूम नहीं होता है, वो तो कुछ वॉल्यूम नामक चीज होती है, ये तो वॉल्यूम होती है ना टोटल चीज, ए इंटू एल। हम और डी क्या होती है, डी एक डेंसिटी होती है आई थिंक, आपको पता है ना, डी तो डेंसिटी, और डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, डेंसिटी इक्वल टू मास में वॉल्यूम ही रहती है, डेंसिटी को कोई नहीं चेंज कर सकता, वो तो मास अपॉन वॉल्यूम रहती है। अगर यहाँ से मास का फॉर्मूला हटा दो तो डेंसिटी इंटू, अगर आपको मास यहाँ से मास लेके जाना है, मान लेते हैं वॉल्यूम की जगह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन में डेंसिटी करनी पड़ेगी, ठीक है, तब आप यहाँ वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्वेश्चन भेजो और मास अपॉन में डेंसिटी कर दो, तो रो एल स्क्वायर अपॉन में, अब रो एल स्क्वायर अपॉन में क्या करना है, अपॉन में, या तो आप एक काम और कर सकते हो इसके अंदर, सिंपल सा काम मैं आपको बताता हूँ, वो ये कर सकते हो ना कि चलो यही कर लो, छोड़ो, पी की जगह आप क्या कर सकते हो, ऊपर डी की मल्टीप्लिकेशन कर दो और नीचे एम की मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये रो और डी जो होंगे कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ एक और चीज आपको लिखनी है, तभी मैं बता नहीं रहा था, डी को भी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तब ये प्रोपोर्शनल वाला काम आ जाएगा। मतलब कि फाइनल फॉर्मूला तो कुछ और है, फाइनल फॉर्मूला है जब आप रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय 2m करते हो ना, एल स्क्वायर बाय एम करते हो, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, रो डी एल स्क्वायर अपॉन में एम मिलती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जिसके अंदर आपको रो डी कांस्टेंट रखना है, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। आई होप दिस सो मच क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं और यार कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके अंदर, और चीजें देखने के लिए क्या बचा है, एक बचा है ओरिजिन ऑफ करंट, दूसरी चीज है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इन सीरीज, अगर आप रेजिस्टिविटी को सीरीज के अंदर ऐड करते हो, पैरेलल के अंदर ऐड करते हो, तो क्या होगा, तो कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, उसकी बात भी कर लेते चलो, ठीक है। पहला केस, अगर आपने रेजिस्टिविटी को ऐड कर दिया है, रेजिस्टिविटी इन द सीरीज, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इन द सीरीज, पहला है रेजिस्टिविटी इन द सीरीज, इक्विवेलेंट, यहां पे ऐड कर लो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इन सीरीज के अंदर बात करते हैं, तो देखो पहला ये वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्टिविटी रो, पहले वाली की रजिस्टिविटी रो 1 है, दूसरे वाली रजिस्टिविटी रो 2 है, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ, आपको मैं ये केस करा चुका हूँ, लेंथ वाले केस में आप भूलना मत इस चीज को कि कहीं सर आप ये क्या करा रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पूरा एल, ये पूरा एल है, ठीक है, ये पूरा एल है, और ये एरिया ए कांस्टेंट रह चुका है, ठीक है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया ए ही रहेगा। यही बात समझ में आ रही है, नहीं विश्वास है तो करके देख लेना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करोगे, इसको इक्विवेलेंटली कैसे ऐड करोगे जरा बताना, तो ये इस इक्विवेलेंटली कुछ इस तरीके से ऐड करोगे कि रो जो होगा वो क्या हो जाएगा, रो इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमें रो इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, रो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये टोटल लेंथ क्या होगी बोलो, 12 हो जाएगी, और ये एरिया तो एरिया रह जाएगा, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, एरिया एरिया रह जाएगा, सिंपल सी बात है।
आर, अब यहाँ पे हमें पहली बात तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? आर इक्विवेलेंट हमने बचपन में सीखा है, आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका वो होता है R1 प्लस R2। जब सीरीज के अंदर होता है तो R1 प्लस R2 होता है यार। हम वैसे ही चैप्टर में भी डिराइव करेंगे आगे जाकर, बट अभी हम R1 प्लस R2 तो बचपन से सीखी हुई चीजें हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो आर को, अच्छा आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय होता है, तो रो इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूं? एल क्या निकल के आया है? 2L। बोलो सही है कि नहीं सही है? अपॉन में एरिया क्या निकल के आया है? ए, सिंपल, इज इक्वल्स टू R1 क्या निकल के आया है? ये R1, ये वाला R1 यार, ये वाला, और ये R2, तो क्या निकल के आया बोलो? ये है रो 1 एल अपॉन में ए आर, सिंपल, ये प्लस कर दो, और रो 2 एल अपॉन में एल बाय कॉमन ले लूंगा, एल बाय ए, ये सारे एल बाय वन, और ये इधर से एल ये कट गया, रो इक्विवेलेंट क्या आ गया जरा बोलो तो? रो इक्विवेलेंट इज रो 1 प्लस रो 2 इज बाय 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, रो 1 प्लस रो 2, रो नहीं है, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन में 2, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? कोई परेशानी वरेशानी हो तो बोल दो भाई अभी, बाद में मत कहना कि सर आपने क्या बताया समझ नहीं आया। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़े। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात तो कर ली, इतनी बातें काफी है, आगे और बढ़ते हैं, और एक बार पैरेलल वाला केस भी जरा देख लेते हैं ध्यान से। पैरेलल के केस में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम है, आप खुद से भी दिमाग लगा कर सकते हो। पैरेलल का केस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पैरेलल का केस क्या है? पैरेलल आपको क्या करना है बेसिकली, ध्यान से समझना। कलर चेंज कर लेते पहले तो। पैरेलल के अंदर क्या है ना, आप इस तरीके की बात कर रहे हो, ये एक इधर से ये है, और ये कुछ इधर से ऐसा है। पैरेलल हम ऐसे ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ और तो नया करेंगे नहीं। ठीक है, आपके पास फिर से रो 1 रो 2 है, रो 1 है, रो 2 है। अच्छा एक बार बताओ, रो 1 रो 2 है, एरिया इस बार 2A हो जाएगा, हमने केस करा हुआ है। अगर अगर भूल गए ना तो बहुत मारूंगा, सच बता रहा हूँ। और ये एल है, ठीक है, हमने केस किया हुआ है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना आता है हमें। अच्छा एक बात बताना, 1 अपॉन में जब हम इसका आर इक्विवेलेंट करते हैं, जब हम पैरेलल में होते हैं, तो वो क्या होता है? हमने 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में बोर्ड वोर्ड दिए ना यार तुम लोगों ने, कि बोर्ड वोर्ड दिए ही नहीं होंगे। 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/2 नहीं भी दिया होगा तो पढ़ा तो गई। 1/R1 प्लस 1/R2 पढ़ते तो थे नहीं, इतना डर तो रहता है माँ बाप का, है ना। 2A आर इक्विवेलेंट में, यार फिर से ये सब मैं बताऊंगा तुम्हें। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन में रो इक्विवेलेंट इनटू क्या हो जाएगा बोलो भाई? एल हो जाएगा। और इज इक्वल टू में फिर से वही कर सकते हैं हम लोग, एरिया ऊपर ले जाएंगे, तो ये नीचे क्या हो जाएगा? रो इंटू L1 हो जाएगा। और फिर से बोलो जरा तो, ए अपॉन में, फिर से ए कर रहे हैं, रो इंटू L2 हो जाएगा, लेंथ इस बार अलग है ना, रो इंटू सॉरी एल इंटू रो 2 हो जाएगा। कुछ भटक गए हम भी डांटने डांटने में। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग जरा इसे चेंज कर लेते हैं। सॉरी, देखो एल तो बिल्कुल सेम रहेगा, हमने पहले भी इस केस को करा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी, तो ये हो जाएगा एल अंदर रो 1, क्योंकि रो 1 हमें निकालना है, रो 1 हमें पता नहीं है, और ये एल इंटू रो 2। ठीक है, तो सिंपल है, अब तो काट दो यार, एल को काट दो, एल को काट दो, एल को काट दो, एल को काट दो, यहाँ से कॉमन ले लो, ए बाय एल, इसको काट दो, तो यहाँ का फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा। फाइनल फॉर्मूला सर क्या निकल के आएगा, एक बार हमें बता दो, तो फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, तो ध्यान से देखो। फाइनल फॉर्मूला होता है 2 रो 1 रो 2 अपॉन में रो 1 प्लस रो 2। अरे यही तो यार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, जब कोई दो रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में लगे हुए हो। एक बार बात बताना मुझे जरा, इनको निकाल के देखना जरा, एक बार पता चल जाएगा। तो वही सिमिलर केस यहाँ भी निकल के आया, कोई नई चीज, नई कहानी नहीं निकल के आ गई है। रामायण चाहे वाल्मीकि जी लिखी, चाहे वो कोई भी लिखे, रामायण रामायण रहती है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, बातें तो वही रहेंगी, कोई अलग बात तो हो नहीं जाएगी। जो आपने टीवी में देखा भाई आपको हर जगह देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये वही बात है यार, ठीक है? इतनी चीजें यार काफी है आज के लिए मेरे ख्याल से। आपने रेजिस्टेंस के बाद हमने क्या क्या बातें कर ली, हमने न्यूमेरिकल किस किस के ऊपर नहीं किया, उसको करते हैं जरा सॉल्व। आओ जरा, राइटिंग पे ध्यान मत देना, देखो यार, हाँ? जरा देखो एक बार ध्यान से। यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे, हमने क्या क्या देख लिया शुरू में। तो हम लोग ने देखा, हम लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? एक सेकंड, हम लोग जरा स्टार्टिंग देख लेते हैं, कहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी आज। करंट के टॉपिक से स्टडी करी थी, ब्रांच ऑफ सन स्टडी द फ्लो ऑफ चार्ज फॉर अ कंडक्टर, हमने ये सीखा।
ठीक है, थोड़ा लेक्चर डाउन रहा, उसके बाद हमने लेक्चर को अप किया, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ, एक एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस करंट का मैं आपको वो समझा देता हूँ फॉर्मूला, कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप कैसे टैकल करोगे इस क्वेश्चन को। तो उसके बाद भी कर लेते हैं यार, अगर जा ही रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। देख लेते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हुआ तो ठीक है, वो मैं आपको करा देता हूँ जरा एक बारी। जैसे एक हमारे पास एक करंट, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, जैसे क्यू दे रखा है हमें उसने क्यू दे रखा है और करंट पूछ रहा है किसी इंस्टेंट 2 सेकंड पर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे मैं करा रहा हूँ, इसे कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं दिख जाएगा। मान लो कोई करंट दे रखा है, ठीक है, करंट क्या दे रखा है 2t², ठीक है, करंट क्या दे रखा है 2t² प्लस 5t, सिंपल 5t, और ये कूलम में दे रखा है, करंट तो कूलम में होता है सिंपल। और वो कह रहा है कि किसी टाइम इंस्टेंट टी इक्वल टू 2 पर बता दो, मतलब करंट फ्लो कर रहा था, कर रहा था, अब 2 पर बता दो। तो आप लोग क्या करोगे, हमें इंस्टेंटेनियस निकालना आता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, dq बाई dt होता है। अगर भूल गए हो ना तो मार नहीं, मैंने को नहीं, dq इक्वल टू dt होता है, और d जो होता है q को रिप्लेस करो तो क्या लिखोगे 2t² प्लस 5t लिखोगे। बोलो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट करना जरा, कैसे करोगे डिफरेंशिएट तो आता है ना, 4t प्लस 5, यही होगा। मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया, मत पूछ रहा, 40 प्लस 5, ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू 2 पे है, हम लोग टाइम इज इक्वल टू 2 पर है, तो बोल सकते क्या 8 प्लस 5, टाइम को टी को पुट करो ना दो की जगह, 8 प्लस 5 क्या 13 एम्पियर का करंट आ गया। क्या क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो आप लोग कर नहीं लोगे इंस्टेंटेनियस पर बेस्ड, कर लोगे, सिंपल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है, उसमें ये कह रहे हैं कि 10 की पावर 6 positron है flowing normally through an area forward direction and the same amount of electron are flowing in a backward direction at a level of 10 millimeter per second. Find the current through the area। वाह भाई क्या क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनाया हुआ है। कह रहे हैं कि 10, ये 10 वाला जो 10 की पावर 6 पोजिट्रॉन है, 10 की पावर 6 पोजिट्रॉन है, ये पोजिट्रॉन जो है ना, क्यू प्लस और क्यू माइनस पोजिट्रॉन मतलब, और पोजिट्रॉन जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम ही का 10 की पावर 6 वाला ही इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो 10 की पावर 6 वाला भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सिमिलरली। अच्छा, पॉजिट्रॉन मतलब कि पॉजिटिव वाले है ये, और ये पॉजिट्रॉन मतलब कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव वाला कोई चार्ज है, ठीक है, और ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, और टाइम इंटरवल 10 सेकंड का दे रखा है। तो एक सिंपल सी बात है, जब आप इसको अच्छा नेट चार्ज इसकी, अब ये लोग कह रहे हैं करंट बता दो, तो करंट क्या होता है, सिंपल सी बात है क्यू बाई टी होता है, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था करंट का। अब आप नेट चार्ज निकालोगे पहले तो, ठीक है, क्योंकि क्यू बाई टी में हमें क्यू डालना पड़ेगा जो कि नेट होगा, तो आप नेट चार्ज कैसे निकालोगे जरा उसकी बात भी कर लेते हैं एक बारी। देखो, अब अगर वो पॉजिट्रॉन है, कोई एक नई वैल्यू पॉजिट्रॉन है, तो उसको हम अगर हम उसको चार्ज के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है जरा बताना मुझे, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड, एक सेकंड क्या हो गया, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे टैकल करते हैं पॉजिट्रॉन वाले क्वेश्चंस को। तो पॉजिट्रॉन वाले में क्या कह रहा है, वो पॉजिट्रॉन 10 की पावर 6 वाला पॉजिट्रॉन इस साइड जा रहा है, एक पॉजिट्रॉन इस साइड जा रहा है, तो 10 की पावर 6 जो पॉजिटिव वाला है उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, ठीक है, यही करोगे ना, पॉजिट्रॉन की मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, जो चार्ज आपको दे रखा है, ठीक है, तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, जस्ट टेल मी, इसको कैलकुलेट करोगे जरा, कैलकुलेट करना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलम। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो, ठीक है, चार्ज तो सेम रहता है, चार्ज ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको कह रखा है कि क्यू प्लस है, ये वाला जो है क्यू प्लस है, जो फ्लो कर रहा है ये क्यू प्लस है, कोई प्रोटॉन नहीं है, ये क्यू प्लस है, फिर इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस बार माइनस का लगना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ठीक है, इसलिए अगर सेम डायरेक्शन में था तो हम बात कर लेते कि एक बार को सोचते भी, इसका सिंपल, इसका भी वही आंसर आएगा मेरे ख्याल से 1.6 इंटू क्या जाएगा 10 की पावर माइनस 13, बट इधर माइनस में होगा, आपको दोनों को करना पड़ जाएगा ऐड। जैसी आपको देखो, आपको नेट चार्ज क्या होगा, देखो नेट चार्ज कैसे निकालोगे, नेट चार्ज निकालने के लिए, नेट चार्ज निकालने के लिए आपको क्यू प्लस में से क्यू को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्यू माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्यू एक डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब है कि आप एक देखो, ये कोई प्रोटॉन नहीं है पहली बात तो, ठीक है, इसका मतलब यही है पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी मतलब दोनों को चार्ज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये तो इन्होंने क्या दे रखा था सिर्फ 10 की पावर 6 पॉजिट्रॉन, इतने पॉजिट्रॉन्स है, लेकिन हमें चार्ज किसे पता चलेगा कितने चार्ज है, जैसे क्या क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना चार्ज निकालने वाला, क्यू इक्वल्स टू एन ई,
तो n में ये जो होता है नंबर, ये तो नंबर दिया होता है और ये इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं, तो हमें चार्ज कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। n आपको पता है 10 की पावर 6 पोजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपको क्या पता है? चार्ज पता है, तो q इज इक्वल टू एन के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही तो हमने यहाँ पर किया है। ये आपको n दे रखा था, ये हमारा e है, ये आपको n दे रखा था, यही दे रखा है। एक नेगेटिव था इसलिए माइनस लगा दिया। अब अगर एक नेगेटिव है, एक उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जरा बताना तो मुझे, हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? ये कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको कर सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -13 माइनस माइनस प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -13। बोलो बालक, इसका आंसर क्या आएगा? इसका तो यार कुछ 3.10 उसका आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं इंस्टेंटेनियस लेकर बता दिया तो ये बता देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -13। क्या ये बात समझ में आ रही है? और आपको चार्ज इलेक्ट्रिक करंट निकालना आता है, वो हो जाएगा Q बाई टी। तो फिर मैं फॉर्मूला फिर से क्यों लिखूं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -13 और मिली सेकंड दिया हुआ, 10 मिली सेकंड दिया होता है करना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 10 मिली सेकंड के अंदर 10 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो गया 10 की पावर -3। अब यहाँ पर आपने -3 लिखा, इसे सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल रिजल्टेंट फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 3.2 इंटू 10 की पावर -11। सिंपल सी बात है, ये तो आप कर सकते हो इतना सॉल्व, बेस क्यों करवा रहे हो? तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन ने ये कहा था, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन ने क्या कहा था? एम्पियर, और करंट को हमेशा एम्पियर में नापते ही, तो आपको पता ही है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा था 10 की पावर 6 पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले लिखोगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखोगे। पॉजिट्रॉन्स है, ये पॉजिट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और सेम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सेम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन नहीं, 10 की पावर 6 वाले इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं। तो हमें Q इक्वल्स टू एन निकालना आता है, क्योंकि उससे सिर्फ नंबर दे रखा है, तो ये E की वैल्यू तो पता होती है सबको, क्या होती है बोलो जरा? तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है, और आपको n दे रखा था, तो n की वैल्यू तो 10 की पावर 6 रखी नॉर्मली। अब आप क्या करोगे? टोटल चार्ज निकाल दोगे और उसको लिख दोगे उसके डायरेक्शन में ले जाकर, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अंदर ना यार एक कॉन्सेप्ट रह गया बोर मॉडल वाला, उसको भी जरा हम देखेंगे, बट आज नहीं देख रहे हैं, उसको हम कल देखने की कोशिश करेंगे, ताकि उसके बाद हमारा वो भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद ओम्स लॉ तो हमने देख ही लिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हम कल के लेक्चर में कवर अप करेंगे, एक पूरा सेपरेट लेक्चर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। कल थोड़ा प्री रिटन भी होगा, आज प्री रिटन नहीं था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है। कल थोड़ा प्री रिटन भी होगा, और कल हम लोग प्री रिटन करके आएंगे, तो मतलब डेफिनेशन वगैरह भी बस, और बाकी कुछ नहीं। तो आप चलते हैं यार, हम थैंक यू बोल देते हैं आपको, जरा एक प्यारा सा थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, ताकि हम अचीविट को देखने के लिए, और ये है अचीविट यहाँ पर चल रही है, बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये हंसता हुआ चेहरा हमारा, चलिए चलते हैं, अब हम करते हैं आपको टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसके आगे हम वो लगा देते हैं फिर जाते हैं, है ना? ये बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, वरना फिर बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी पर्टिकुलर अचीव्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।